मिला। तो अभी मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि देखो, आप कर्नल रिटायर आए हो, इतनी इज्जत, इतनी मान, हर एक चीज़ मिली हुई है आपको, फिर क्या ज़रूरत थी इस राजनीति में आने की? मेरे को ये समझ नहीं आई। भूटान का कोई ऐसा इंसिडेंट जो अभी तक आपको याद हो, कुछ खास, भूटान का कुछ खास बताइए। आप कर्नल रहे, आर्मी में इतनी देर सर्विस की है, कुछ कोई ऐसा होता है ना दिल दहलाने वाला, कोई आतंकियों वाला कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई है तो बताइए, कुछ इंटरेस्टिंग सा। मैं इस समय हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह हॉस्टल में। तो मेरा आपसे एक सवाल है, हमारी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हमारी पब्लिक फिगर्स हैं, उनकी करंट लाइफ के बारे में आपने जानने की काफ़ी कोशिश करी होगी। क्या उनकी जीवनी के बारे में जानने की कोशिश करी है? शायद नहीं, क्योंकि उस चीज़ का आइडिया नहीं आता मन में। तो उसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आज से मैं अपने चैनल पे एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम अभी मैं आपसे बात करते करते डिसाइड करूँगा। तो इस सीरीज़ में मैं हमारे जम्मू कश्मीर के, शुरुआत तो जम्मू कश्मीर से करूँगा, बट बहुत जल्द मैं पूरे इंडिया में भी पहुँचने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितनी पब्लिक फिगर्स हैं, उनके साथ हम फेस टू फेस बात करेंगे। इसमें उनसे कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रही, कैसे कैसे वो उस सिचुएशन से इस सिचुएशन में पहुंचे हैं। तो इस सीरीज़ की शुरुआत करेंगे हम डीडीसी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कठुआ कर्नल मान सिंह जी के साथ, क्योंकि मैं बेसिकली कठुआ से बिलोंग करता हूं, तो ज़रूरी है कि शुरुआत अपने कठुआ से ही की जाए। तो अभी तैयार हो चुका हूं, तो अभी मैं रवाना होऊंगा उनके घर वाली साइड। तो जी फाइनली अभी हम आ चुके हैं सैनिक कॉलोनी में। अभी बैठे हैं हम उनके घर में, मेरे साथ हैं अविनाश भाई भी। अभी वो आ गए हैं तो अभी उनके साथ मिलेंगे। अभी थोड़ी सी वेटिंग चल रही है, जैसे आते हैं हम बात करना उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। कर्नल महान सिंह सेवानिवृत्त, डीडीसी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कठुआ हूँ। और मैं पलाख गांव का, जो बसोली ब्लॉक के अंदर आता है, बसोली सब डिवीज़न के अंदर, वहाँ पर मैं पैदा हुआ था, वहाँ का रहने वाला हूँ। और 2015 में मैं सेवानिवृत्त हुआ था, तब तो से मैं समाज सेवा में लगा हूँ, काम कर रहा हूँ। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपकी एजुकेशन, आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन करी और कौन से ईयर में आप आर्मी में गए थे? रोहन जी, मेरी जो इनिशियल एजुकेशन है मेरे गांव में हुई है। उसके बाद मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल, जो आजकल हाई सेकेंडरी स्कूल पलासी है, वहाँ से मैंने 76 में 10th पास करी थी। उसके बाद हाई सेकेंडरी स्कूल बसोली से मैंने 12th करी। कठुआ से मैंने बीए की डिग्री करी। और बाद में मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए करी है। और देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर से मैंने एचआरएम में एमबीए की डिग्री ली है। इसके अलावा मैं डिजास्टर मैनेजमेंट में मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो करा हुआ है। रूरल डेवलपमेंट में भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैंने करा है। और पीजीडीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है मेरे पास। करियर गाइडेंस और काउंसलिंग में मैंने एक डिप्लोमा करा है, एक सर्टिफाइड कोर्स करा है आईसीआरटी दिल्ली से। इसके अलावा मैं कंप्यूटर में तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। और क्रिप्टोलॉजी में बहुत लोगों को पता नहीं होगा क्रिप्टोलॉजी क्या होती है। सुन रहा हूँ ये सीक्रेट राइटिंग होता है। जी हाँ। तो आर्मी में मैं इस जॉब पे काफ़ी सारे साल रहा हूँ और इसमें मैं क्रिप्टोलॉजी एक्सपर्ट हूँ। ये सीक्रेट राइटिंग होता है, नेशन सीक्रेट्स जो होती हैं उनको कैसे कोड करना है, किस तरह से डील करना है, तो उसमें आई एम ए क्रिप्टोलॉजी एक्सपर्ट। और इसके अलावा मैं फौज में कर्नल रहा हूँ।
1978 में मैं फौज में गया था और तकरीबन मैंने 35 साल प्लस आर्मी की सेवा करी है। सिपाही से लेके मैं कर्नल बना हूँ। आपका रिज्यूम भी लिखना होगा तो पूरा पेज भर जाएगा। और जो भी सीखा है वो अपनी मेहनत से सीखा है। और छोटी सी जगह से आप समझ सकते हो कि जाके इतने बड़े लेवल पे और इतने कंपटीशन किए हैं। हमारा जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से मैं कर्नल बना हूँ। किस साल में सर अफसर बना गए था? थे आर्मी में? किस मैं 1978 में गया था और 90 में मैं बना अफसर बना। 10-12 साल नौकरी करने के बाद मैं अलग अलग पोजीशनों में नौकरी करी। कुछ उन्नतियाँ भी मिली। उसके बाद मैंने 90 में कमीशन मिली मेरे को और तकरीबन मैंने कमीशन सर्विस मिलने के बाद 25 साल से नौकरी करी मैंने। और बड़े अलग अलग मैंने अपॉइंटमेंटों पर रहा हूँ। जिस तरह से हमारा जो डायरेक्टर जनरल डीजी होता है, SONC कहते हैं, सिग्नल ऑफिसर इन चीफ, और अब सिग्नल में नौकरी करी है मैंने। तो वो उनके साथ भी मैंने 5.5 साल OST रहा हूँ मैं। और मैं 2.5 साल डेपुटेशन पर भूटान में भी रहा हूँ, फॉरेन पोस्टिंग उसमें डेपुटेशन पर। ये किस साल की बात है? ये मैं रहा था 2004 से 2006 तक रहा हूँ भूटान के अंदर में। भूटान का कोई ऐसा इंसिडेंट जो अभी तक आपको याद हो, कुछ खास? भूटान का कुछ खास बताइए। हाँ, भूटान में मैं जब था तो बड़ा सक्रिय था। वहाँ पर मैंने काफ़ी काम किए हैं और टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में था। तो उस समय एक बड़ी हमें वहाँ पर दिक्कत थी कि जो सिस्टम था वो जापान का वहाँ माइक्रोवेव सिस्टम लगा था और उसके ऊपर जो मीडिया था, जो ये नेटवर्क है, वो उसके ऊपर जब वीडियो वगैरह कोई भेजना होता था वो उतना सक्षम नहीं था, वो बैंडविड्थ नहीं थी उसमें। तो मैंने ज़रूरत समझी तो मैं वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उनको लिम्पो कहते हैं, तो जो कम्युनिकेशन के लिम्पो थे, नाम बोल रहा हूँ, उनके पास गया मैं और मैंने कहा सर मेरे को लगता है कि समय आ गया है कि आपके कंट्री को ये OFC लगानी चाहिए, जो ऑप्टिक फाइबर केबल होती है, जो आजकल ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो भी मीडिया है हमारा, सारे जो हमारे ये प्राइवेट सिविल जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, एयरसेल तो ख़त्म हो गया खैर अभी, और रिलायंस जियो है, ये सब ये यूज़ करते हैं। इस तरह का मीडिया होता है इनका। तो मैंने कहा ये लगाइए आप। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को सोचने दो थोड़ा, मैं बुलाता हूँ आपको। फिर उसने मेरे को हफ्ते के बाद बुलाया उन्होंने और उन्होंने कहा, फिर मेरे को मैसेज आया तो मैं मिलने गया उनसे। तो वो बैठ के उन्होंने बोला हाँ बताओ कैसे मैं कर सकता हूँ ये। तो मैंने उनको समझाया ऐसे कि ये जो है ये इसमें आपका जो कंट्री का आने वाले समय में जो डिजिटलाइजेशन है, जो आपका इंटरनेट है, सर्विसेज अवेल करनी है, आपने जो डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसके लिए हम आपको उचित जो हम उधर हायर करते थे, उनके जो सर्किट होते हैं, जो बैंडविड्थ होती है, हायर करते थे, तो हम आपको उचित दाम भी देंगे। तब तक मैंने अपने सुपीरियर जो हेडक्वार्टर थे उनसे बात कर ली थी, तो फिर वो मान गए। वाक्य जो है बड़ा याद है। और बाकी ऐसा कुछ जिसमें जैसे आप कर्नल रहे, आर्मी में इतनी देर सर्विस की है, कुछ कोई ऐसा होता है ना दिल दहलाने वाला, कोई आतंकियों वाला कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई है तो बताइए कुछ इंटरेस्टिंग सा। हाँ, इस तरह के बड़े सारे सिचुएशंस आई पूरे सर्विस के दौरान। एक बार मेरे को याद है कि मैं लद्दाख सेक्टर में था और उसमें ऑपरेशन ब्रास्टाग चला था और हमने हमारा जो फॉर्मेशन था उसने स्कर्दू की तरफ से जो आजकल प्रतापपुर का सेक्टर है उस तरफ से चढ़ाई करनी थी हमने, और ऑलमोस्ट हमें मूव होना था। तो एक उससे पहले जब लड़ाई में जाते हैं तो एक टैक्टिकल हेडक्वार्टर जाता है पहले, वो पहले जाके वहाँ पर पहले स्थापित होता है, उसके बाद फिर मेन फोर्सेस फॉर्मेशन जो है मूव होके वहाँ जाता है। तो
मेरे को याद है कि हमारा जो उस समय सूबेदार साहब था, मैं हवलदार हुआ करता था उस समय में। ये कौन से साल की बात है? ये 85 की बात है, 1985 की। तो उन्होंने, जो हमारा सूबेदार साहब था, सेक्शन कमांडर था, उसने ऑर्डर दिया कि वहाँ सुबह जाना है। तो 2-3 साथियों को जिसको भी बोला, लड़ाई का थोड़ा डर होता है, तो वो बहाने करने लगे। और अगले दिन फिर मीटिंग बुलाई तो वहाँ पर भी उनको बोला, तो वो शायद उनको जाने के लिए वो मतलब मन नहीं था। तो मेरे को जब मैंने देखा कि ये लोग आनाकानी कर रहे हैं, तो मैं खड़ा होकर बोला कि मेरे को वहाँ भेजो। तो हमारे एक पुराने साथी थे, वो उन्होंने, उनकी काफ़ी नौकरी थी, वो भी सूबेदार साहब थे, मेरे को साइड में ले गए। तो उन्होंने बोला कि मेरे को डांटा उन्होंने कि आप इस तरह से लड़ाई के मैदान में वॉलंटियर नहीं होते हैं, ये कमांडर की चॉइस है कि किसको उसने डिटेल करना है। जब आपको हुक्म मिले तो आप जाओ, लेकिन ये ऐसे वॉलंटियर नहीं होना। आपने गलत कहा, इसको अभी दोबारा मत बोलना वहाँ पर। तो फिर जो है मूवमेंट हुई, जो लोग वहाँ पर गए वो 6 महीने वहाँ पर फंसे भी रहे, बर्फ में बर्फ पड़ गई फिर, और बाकी बड़ा जो मेन बॉडी जानी थी वो जा नहीं पाई। फिर सीजफायर भी हो गया। जो वहाँ के उस समय के शासक थे, उनके यहिया उल्लाह को आगे यहाँ पर अपने जयपुर में आके, वो क्रिकेट डिप्लोमेसी उसको कहते हैं, वो आगे थे और वो डिफ्यूज हो गई सिचुएशन। तो मेरे को याद है कि मैंने इस तरह से वॉलंटियर किया, और ऐसे कभी भी जो भी सिचुएशन आई फौज के अंदर, जो अफसर होता है इंडियन आर्मी का अफसर, अगर आप कारगिल की भी एग्जांपल दो, तो जब लड़ाई हुई थी कारगिल की, तो आप देखो उसमें सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटी है रेशियो में, जैसे जॉन जेसीओ अफसर्स होते हैं, तो अफसर्स की हुई थी, और यंग अफसर्स जो थे वो ज़्यादा फ्रंट में थे, इसलिए उनकी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी। तो आर्मी के अंदर एक ट्रेडिशन है कि टू लीड बाई एग्जाम्पल, टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो वो वाली हमारी पूरी उस तरह की रही है क्षमता। मैं CI ऑप्स में असम में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी नौकरी करी, बड़े सारे फ्रंट्स के ऊपर, और जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर में भी मैं रहा हूँ, लद्दाख में रहा हूँ, यहाँ रियासी में रहा, मैं अखनूर में रहा। हमारा जो RR की फोर्सेस हैं उनमें भी नौकरी करी मैंने, जो राष्ट्रीय राइफल्स होती हैं। तो अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा कुल मिला के। और मैं अपराक्रम के अंदर जब संसद के ऊपर हमला हुआ था, तो उस समय पूरी फौज जो थी वो डिप्लॉय हुई थी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। तो मैं अपने DG के साथ उस समय गुजरात से लेके, कच्छ से लेके, और जम्मू के पलामवाला तक जो है चॉपर में हमने पूरी उस एरिया की, उसमें उनके साथ में चलता था, और पूरी रैकी करी थी, और पूरा अपना ये जो हमारा जो भारत की भूमि है, भारत माता है, इसको भी बड़े क्लोज से ऊपर से भी देखा था। तो तकरीबन हमने 15 दिन जो है ये लगातार जो है चॉपर से पूरे एरिया की रैकी करी थी। तो भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। इस तरह से जब श्रीलंका ऑपरेशन हुआ था, जब इंडियन आर्मी वहाँ पर गई थी, तो उस समय मैं आर्मी हेडक्वार्टर में जो प्लानिंग, उसको हम मिलिट्री ऑपरेशंस ब्रांच कहते हैं, तो वहाँ पर मैं तैनात था कम्युनिकेशन के पर्पज से। तो वो भी बड़ा, जो रोज़ लड़ाई के बारे में जो एक्सपीरियंस होता था, मैसेज जाते थे, जो जिस तरह से urgency क्रिएट होती थी, तो वहाँ पर भी काम किया। तो कुल मिला के एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो इंडियन आर्मी है, बड़ा बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, और उसकी अभी भी याद आती है हमें कि इतना बेहतर ऑर्गेनाइजेशन था। मैं तो परमात्मा से दुआ करूँगा कि दूसरा जीवन भी मेरे को मिले, तो मैं फौजी ही बनूँ और देश की रक्षा करूँ। तो आप कर्नल की पोजीशन में कब आए थे, किस साल में? कर्नल में कोई 5 साल रहा हूँ कर्नल के पोजीशन में, 2010 to 15 के लिए। हाँ। तो एक कर्नल की कितनी इज्जत होती है, मतलब कर्नल के लिए क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज होती हैं आर्मी में, ये थोड़ा बताइए। कर्नल के लिए सबसे बड़ी के बड़ा मान सम्मान होता है। जब आप अशोका, जब स्टार अपने कंधे पर लगाते हो,
सीने के ऊपर मेडल लगाते हो, जैसे मेरे को भी मेडल मिले हैं, चीफ ऑफ आर्मी काफी स्टाफ का photos देखी मेडल मैंने मिला आपकी है, यहाँ पे। हाँ सेना मेडल मिला है। तो ये जो, और इसके अलावा मेरे को जो तकरीबन 12 के लगभग जो है वो मेडल मिले हुए हैं, मेरे को दिए गए हैं, जो बात के राष्ट्रपति द्वारा जो मेडल दिए जाते हैं, गजट नोटिफिकेशन होता है उनका, तो वो पहनते हैं जब, बड़ा अच्छा लगता है। और कुल मिला के बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जहाँ भी नौकरी करी है बड़ा मान सम्मान भी मिला है, मेहनत से काम किया है। और मैंने पूरी ज़िंदगी में अपने काम से सीखा है। मैं आई इंजॉय आउट ऑफ वर्क, मैं भूल जाता हूँ, मतलब जब मेरे सामने काम होता है तो मेरे को काम का नशा होता है, मैं अपने प्रिविलेज, अपने ये सारी चीज़ें जो हैं भूल के, अपनी रेस्ट, अपनी जो है कंफर्ट्स सब भूल के मैं जो है मैं काम की तरफ फोकस करता हूँ। और काम के बल पर ही मेरा बचपन से ही, जब मैं स्कूल टाइम में था, जब वो संभाली थी, तो उस समय जब मोटिवेशन आई, उस समय मैं आपको बता दूं कि एक गरीब घर में मैं पैदा हुआ गांव के अंदर, और बड़ी समस्याएं थी उस समय। इकोनॉमिक तौर पर भी ऐसे भी गांव में रहते थे, जीवन जो है बल्ब नहीं था, दिवे की जो कैरोसिन से जो सरसों का तेल होता है, इसका दिया जला के हम पढ़ते थे। और पानी के लिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाके सुबह नहाने जाना वहाँ पर, और ऐसी ज़िंदगी थी। पिताजी किसान थे, और जब मैं 7th में पढ़ता था तो उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, बेड रिडन हो गए, तो हल भी चलाते थे। और उसके बाद जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो तकरीबन एक तरफ से 7 किलोमीटर, और 7 किलोमीटर जाना और 7 किलोमीटर आना होता था। पैदल चलते थे? पैदल बिल्कुल चलते थे, कई बार नंगे पाँव भी चलते थे, क्योंकि उस समय जूते नहीं होते थे इस तरह के, चमड़े के जूते होते थे। और वो पानी में कभी बारिश हो जाती थी या कीचड़ होता था तो गीले हो जाते थे और लंबे हो जाते थे, तो उनको फेंक देते थे, फिर पैदल ही चलना शुरू कर देते थे हम। वर्दी भी खाकी होती थी गवर्नमेंट स्कूलों में, निकर और कमीज होती थी, कई बार वो फट भी जाती थी, तो उसको धागे से सिल के माँ सिल देती थी, तो फिर भी स्कूल जाते थे। लेकिन उस टाइम का भरपूर फायदा उठाता था, जो मेरे को 7 किलोमीटर जाना पड़ता था, किताब मेरे हाथ में रहती थी, और हमने पाँव से रास्ता नाप रखा था, हालांकि उबड़ खाबड़ रास्ता था लेकिन नाप रखा था, तो रास्ते में चलने की प्रॉब्लम नहीं होती, फोकस किताब के ऊपर रहती थी। और मैंने जो भी पढ़ाई करी है उसमें मैं अपने स्कूल में, अपनी क्लास में, अपने बैच में हमेशा अव्वल रहा हूँ। और इसलिए जब जो कोर्सेज भी किए आर्मी के अंदर चले गए, जो ट्रेनिंग करी हमने, तो सब जगह एक लालसा थी बेहतर करने की, लालसा थी कि आई एम दी बेस्ट, और लालसा थी कि ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की। तो उसी निष्ठा से काम किया, पूरे मन से काम किया, और रिजल्ट भी मिला। तो अभी मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि देखो, आप कर्नल रिटायर आए हो, इतनी इज्जत, इतनी मान, हर एक चीज़ मिली हुई है आपको, फिर क्या ज़रूरत थी इस राजनीति में आने की? मेरे को ये समझ नहीं आई। हाँ, ये अच्छा सवाल है। मैं भी आपको सच बताऊं कि जब मैं रिटायर हुआ तो जिस तरह से हर एक अफसर का होता है कि अभी रिटायर हो जाना है और अपना चलो हम जो है आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, और मैं भी उसी तरीके से रिटायर हुआ था। मैं आप मान के चलो कि मैं जम्मू के अंदर मेरे को जब भूटान में गया तो कुछ पैसे मिले, तो मैं यहाँ घर बनाया जम्मू के अंदर उस समय, ये जिसमें अभी हम बैठे, हाँ जिसमें बैठे हुए हैं। और उसके बाद जब रिटायर हुआ तो मैंने सिद्रा गोल्फ क्लब 3 लाख रुपया दे के मेम्बरशिप ली गोल्फ खेलने की, क्योंकि मैं जब भूटान में था तो उधर गोल्फ सीखा था मैंने, तो खेलता था गोल्फ में। बड़ी एक एक्सपेंसिव गेम होती है और उसको बड़े सेलेक्ट लोग खेलते हैं और टॉप लोग खेलते हैं, तो मैं लीड गेम है एक तरह से। हाँ लीड गेम है, तो मैं वो खेलता था। तो मैंने 3 लाख रुपया दे के, मतलब डोनेशन दे के मेम्बरशिप ली वहाँ की। हालांकि जो आर्मी अफसर होने के नाते तो कुछ मेरे को कंसेक्शन भी मिली, नहीं तो 5 लाख या उस समय मेम्बरशिप थी उसकी। उसके बाद मैंने उस्मान क्लब जम्मू में जो उसका मेंबर बना, मीरा साहब गोल्फ कोर्स का मैं मेंबर बना। उसके अलावा जम्मू
क्लब का भी मैं टेम्पररी मेंबर था, लेकिन मेरी मेंबरशिप जो थी, अभी मैंने पॉलिटिक्स में आने के बाद मना कर दिया, तो वो भी था। तो 4 क्लबों की मेंबरशिप कुल मिला के मैंने ले रखी थी कि अभी अच्छा एंजॉय करेंगे, सोशलाइजिंग करेंगे, समाज के तौर पर लोगों से मिले जुलेंगे। लेकिन जो तकदीर होती है वो डेस्टिनी, ऐसा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन भी नहीं थी कि पॉलिटिकली मैं जुड़ूंगा। लेकिन जिस तरह से मेरे रिटायर होने के, जब मैं 15 में हुआ, 16 में मैं अपने गांव गया, तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि जहाँ पर मैं पैदा हुआ था वहाँ पर मैं कोई छोटा सा मकान घर बनाऊं। तो वो एक शुरुआत हुई। उस समय मकान जब बनाने लगा तो मन में जब लोगों की दिक्कतें देखी, प्रॉब्लमें देखी, एक उस समय जो बसोली में मेरा जो क्षेत्र है वहाँ पर एक बाहुबली कल्चर था, जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बाहर के लोग थे और लोगों से कोई हमदर्दी नहीं थी, प्रताड़ित कर रहे थे लोगों को, उनको जो है बुरा भला कह देना, गंदी जबान यूज कर देना, हर्ट करना लोगों को, ऐसा मैं सुनने में रोज रोज मर्रा आता था। तो जब वहाँ पर मकान बनाया मैंने, उसके बाद लोगों से थोड़ा जुड़ना शुरू करा, तो थोड़ा सामाजिक तौर पर भी जुड़ा, संगठन से जुड़ा, भारतीय जनता पार्टी, उस मोदी साहब की जो काम करने की शैली है, मोदी साहब की जो देश के प्रति तड़फ है, जो निष्ठा है, तो हम भी उससे प्रभावित थे क्योंकि देश सेवा करी हुई है। तो वो चीज़ देख के मैं भी लोगों से जुड़ना शुरू किया। पहले मैं स्कूलों के अंदर, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर जाके, जिस तरह से मैंने बताया आपको कि मैं करियर काउंसलर भी हूँ, तो मैं वहाँ जाके मोटिवेशनल लेक्चर देता था उनको, बच्चों को स्कूल के अंदर। और उसके बाद मैं पूर्व सैनिक सेवा परिषद, एक हम ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं जुड़ा। उसका मेरे को जो बसोली का जिला क्षेत्र है, जो संगठन की दृष्टि से वहाँ का मेरे को प्रेसिडेंट भी बनाया, तो उन लोगों से जुड़े। और फिर मैंने लोगों के बीच जाना शुरू किया, जो हमारे दूर दराज के इलाके, पहाड़ी इलाके, आप जानते हो, अब तो खुद बसोली के रहने वाले हो कि वहाँ रोड कनेक्टिविटी है ही नहीं। तो ये जो दूर दराज के इलाके थे, वहाँ पर कोई जाता नहीं था पॉलिटिकली, इसलिए लोगों के पास ऑप्शन नहीं थी। जो उस समय के रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ, वो चलने में बड़े महारत थी उनको, और कुछ नहीं करते थे लोगों में, लेकिन जाते जरूर थे। तो हमने भी जब पता चला कि मतलब लोगों के बीच में और कोई जाता नहीं है, तो जाना शुरू किया, लोगों को एक विकल्प मिला। और फिर 2019 की जब इलेक्शन हुई, तो उसमें मैंने बड़े व्यापक तौर पर जो है लोगों के बीच में गया, लोगों को मोटिवेट किया भारतीय जनता पार्टी के प्रति। फिर उसके तुरंत बाद 2019 के बाद मेरे को जिला प्रधान बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का। उसमें मेरे को बड़ा अच्छा मौका मिला। हमारे जो कार्यकर्ता हैं थे भारतीय जनता पार्टी को, उनको मैंने जोड़ा, उनको जगाया, और मेरे को बड़ी खुशी है कि हज़ारों लोग जो थे कार्यकर्ता मैंने जागृत किया और साथ में चले। और जो पुरानी हमारी जो लीडरशिप रही है, उनका ये होता था कि अपने लॉयलिस्ट लोग बनाने, लेकिन मैं ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की हमेशा समझता हूँ कि अगर संगठन है तो लोगों से संगठन चलता है। इसलिए मैंने प्रयास किया कि जो युवा हैं, नौजवान लोग हैं, जिनमें प्रतिभा है, समय है जिनके पास, उनको जो है जोड़ा जाए। और इस तरह से आज दर्जनों चेहरे मैंने तैयार करे हैं। फिर जब और पूरे ज़िले को मैंने एक्टिव रखा, कार्यक्रम जो पार्टी के कार्यक्रम मिलते थे उनके माध्यम से, कि उनको हमने कार्यक्रमों को पूरे बेहतर ढंग से, और जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी ऊपर से कि पार्टी चाहती है कि संगठन चाहता है कि हम काम करें, उस तरह से काम किया, निष्ठा से काम किया, दिन रात लोगों के बीच में रहे। और एक पूरे ज़िले को वहाँ पर जो बसोली बिलावर बनी का जो एक हमारी संगठन की दृष्टि से कि जिला बनता है, तो उसको मैंने एक्टिव रखा। और उसका नतीजा तब मिला कि जब 2020 में जब इलेक्शनें हुई, डीडी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो 3 टियर बना, उससे पहले जब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलें हुई थी, तो तब भी मैंने पूरी निष्ठा से काम किया था। और हमारे जो मेरे को जिम्मेदारी दी गई थी 3 बीडीसी को जिताने की, वो हमने
बड़ी अच्छी तरह से अपने जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन कैंडिडेट थे हमारे, उनको हमने जिताया। और उसके बाद जब ज़िले की बारी आई तो हमने 7 की 7 जो सीटें थी पहाड़ी ज़िले में वो जीती, बड़े अच्छे मार्जिन से जीती। और हमारे जो पार्टी का शेष नेतृत्व है, जब मीटिंग हुई तो उन्होंने मेरे को पहले ही पूछा था, जब डीडीसी की अनाउंसमेंट हुई थी इलेक्शंस की, कि कितनी सीटें जीत के दोगे, तो मैंने कहा 7 देंगे। तो 7 के 7 तो जब रिजल्ट आने वाला था उससे भी चंद दिन पहले, जब 6 या 7 सीटों का जब चुनाव हो गया, वोटिंग हो गई, उसके बाद भी पूछा कि कितनी जीतेंगे, तो मैंने कहा 7 जीतेंगे। और बाद में जब रिजल्ट आया जब, तो 7 जीती। कॉन्फिडेंस पहले से हाँ, तो उसी निष्ठा से अभी भी काम कर रहे हैं, ये जो चेयरमैन हूँ जिले का। और मेरी पार्टी ने मेरे को इतना बड़ा जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा ये प्रयास रहता है कि लोगों के बीच में रहूं, लोगों की प्रॉब्लमों जो है उनका समाधान करें, और एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जो सेंटर की स्कीमें हैं, जो मोदी साहब का विज़न है, और जो हमारा जो राष्ट्र के प्रति हमारी नेशनल बिल्डिंग का हमारी पार्टी का जो मिशन है, उसको लोगों के बीच में लेके जाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। विकास जो है वो पूरे ज़िले के अंदर एक समान विकास हो। ये जो हमारा जो भारतीय संविधान है, जिसके जो मेन पहलू हैं कि एक तो जन भागीदारी, दूसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव प्लानिंग, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब सबको एक समान जो है हक मिले, विकास हो, और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस, ये सारे जो फीचर्स हैं डेमोक्रेसी की, जो पहलू हैं, ये इनके ऊपर जो है इनको हम लेके चलें और इनके अंतर्गत हम काम करें। तो इसी एंगल से हम प्रयास करें। आप देख रहे होंगे कि पूरे ज़िले के अंदर आज चौतरफा विकास हो रहा है। आज हर सेक्टर के अंदर जो है, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे आप बिजली की करें, अभी जल जीवन मिशन की बात करें, तो पूरे ज़िले के अंदर अभी 700 के लगभग स्कीम्स हैं। 1400 करोड़ रुपया जो है इस साल कैपेक्स बजट में रखा गया है। और जो मोदी साहब का सपना है कि हर घर नल से जल, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छ पानी मिले लोगों को, और अच्छा पानी मिले जल्दी से जल्दी। जो ज़िले के अंदर, कठुआ ज़िले के अंदर पानी की एक बड़ी समस्या है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ये समस्या का समाधान हो। बड़े पैमाने पर हमने हैंडपम्प लगवाए हैं, और इसके अलावा जो कुछ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली के लिए अभी RDDS एक स्कीम आई है, जिसके तहत हम जो हैं जो इलेक्ट्रीफाइड हैबिटेट्स हैं उनको जोड़ रहे हैं, और जो लो वोल्टेज का इशू है उसको भी उसका भी समाधान कर रहे हैं। और बाकी जो यहाँ पर कोई लंबे स्पैन है, कहीं बारबड़ वायर लगी है, कहीं लकड़ी के खंभे लगे हैं ऊपर के इलाकों में, आप चाहोगे, उसको भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वो बेहतर हो और 24/7 लोगों को बिजली मिले, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। स्कूलों की हालत आप देखेंगे बड़े पैमाने पर अभी समग्रा और दूसरी जो फंडिंग है उसके अंतर्गत हम पूरे इलाके में स्कूल बना रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं। अभी मैं गया था पिछले हफ्ते ही, सनन घाट जो दारमानपुर ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ गया था। वहाँ 14 कमरे बन रहे हैं, नए क्लासरूम बन रहे हैं हाई सेकेंडरी स्कूल में। इस तरह से आप दारमानपुर में जो हाई सेकेंडरी स्कूल है उसमें भी 10-12 कमरे बन रहे हैं। वहाँ हट हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसमें अभी 10 के करीब कमरे बने हैं। भूड़ के अंदर अभी 4 कमरे बन गए हैं, और 2-3 कमरे जो हैं वो बन रहे हैं। महानपुर के अंदर बड़े समय से वहाँ पर जो था क्लासरूम के इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू था, वहाँ पर भी हमने नई कंस्ट्रक्शन शुरू करी है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में आज हमारा जो देश है उसमें जो युवाओं का देश है जी, और जवान लोग हैं,
और उनकी डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो बड़ा ज़रूरी है। और एक हम जैसे बॉर्डरिंग स्टेट हैं, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट भी हैं हम पंजाब और उसके साथ लगते हैं, तो वहाँ जो ड्रग मैन्स वगैरह का प्रभाव इस तरफ ना हो तो उनको विकल्प दिया जाए बच्चों को। तो बड़े पैमाने पर अब आज कम से कम 5 करोड़ के लगभग पूरे ज़िले के अंदर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा और जे.एंड.के जो स्पोर्ट बोर्ड है उसके द्वारा जो है वो फंडिंग दी गई है। बड़े पैमाने पर हम जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटी बना रहे हैं और सिंथेटिक के कोर्ट वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक के कोर्ट जो हैं बन रहे हैं, कम से कम दर्जन के लगभग ऐसे कोर्ट जो हैं पूरे ज़िले के अंदर बन रहे हैं, अगले साल और बनाएंगे और अच्छी व्यवस्था स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो बॉर्डर एरिया है उसके अंदर अभी सीमा समृद्धि योजना आई है जिसके अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया दिया गया है। 15 करोड़ की एक स्कीम आई है जो हीरानगर के अंदर वाटर शेड जो प्रोजेक्ट आया है वो उसके डेवलपमेंट के लिए। और कंडी के अंदर जिस तरह से मैंने बताया कि 200 से ज़्यादा पिछले गए वर्ष में हमने हैंडपम्प लगवाए थे। इस साल भी 100 के करीब जो हैंडपम्प उस एरिया में दिए गए हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में भी इस तरह से पानी की व्यवस्था भी की गई है, हैंडपम्प वगैरह दिए गए हैं। और सड़कों का जो ये चीज़ हकीकत है कि जिस तरह से जो नेशनल हाईवे जा रहा है उसके आगे पीछे कठुआ के अंदर हीरानगर के अंदर नेशनल हाईवे के साथ जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इंडस्ट्री लगी है, वहाँ पर जो प्रोजेक्ट लगे हैं, जिस तरह से जीएमसी बना कठुआ के अंदर, सीड प्लांट बना है, बायोटेक पार्क बना है, हीरानगर के अंदर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है, हमारी छापरकंडी प्रोजेक्ट बन रहा है और 6 लेन वाइडनिंग हो रहा है, 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे निकलेगा नीचे से। तो ये वजयपुर के अंदर एम्स बन रहा है। तो इस सारे क्षेत्र का जो कठुआ का पहाड़ी क्षेत्र है उसको फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो हमने प्रयास किया, ये बात रखी हमने सरकार के साथ भी, माननीय हमारे जो जितेंद्र सिंह जी हैं जो लोकप्रिय सांसद हैं उनके साथ, डॉक्टर साहब के साथ, और उसके अलावा एलजी साहब के पास किया। 2-3-4 बार मैंने उनसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके उनके सामने बात रखी है। आज आप देखोगे कि नीचे जो है हाईवे मैंने जिक्र किया वो तो बन ही रहे हैं, लेकिन ऊपर के क्षेत्र की तरफ भी 2 बड़े हाईवे, एक तो पीएमडीपी जो प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंदर हमारा जो है एक हाईवे अनाउंस हुआ है जो भारतमाला, बड़ी प्रेस्टिजियस स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एम्बिशियस स्कीम है। उसमें कठुआ से महानपुर, बसोली, बनी, भद्रवा होते हुए डोडा हाईवे जाएगा। तो वो अनाउंस हुआ है, माननीय गडकरी साहब ने अनाउंस किया था पिछले दिनों जब जहाँ आए थे। और दूसरा हाईवे दयालाचक से शलें रामकोट और वहाँ से बिलावर, बिलावर से महानपुर, महानपुर से बसोली। तो 2-2 हाईवे से जो है पहाड़ी क्षेत्र जुड़ेगा और आने वाले समय में जो है वहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी होगी। इसके अलावा कम से कम पूरे ज़िले के अंदर आज के दिन में 100 से ऊपर जो नबार्ड की, पीएमएसजीवाई की, स्टेट प्लान की सड़कें बन रही हैं, पक्की सड़कें बन रही हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं। और भी प्रयास कर रहे हैं कि नई सड़कें हमने कम से कम 100 के लगभग जो है नए प्रोजेक्ट पीएमएसजीवाई के अलावा नबार्ड के अंदर जो है वो आज नबार्ड जो अथॉरिटी है सरकार के जरिए, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए वहाँ पर गए हुए हैं। बहुत जल्दी ये भी प्रोजेक्ट सेंक्शन होंगे और जो कनेक्टिविटी का इशू है पूरे ज़िले में बेहतर हो जाएगा, जल जीवन मिशन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ बड़े प्रोजेक्ट हम लाने में सफल रहे हैं, जिस तरह से डिंगाम के अंदर एक हैंडीक्राफ्ट का सेंटर बन रहा है, बैम्बू, जो असम गवर्नमेंट के साथ माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे लोकप्रिय जो सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने एक असम गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है जिससे
3 पूरे स्टेट के अंदर जो है वो सेंटर बम्बू के डेवलपमेंट, जो हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर लग रहे हैं बम्बू प्रमोशन और हैंडीक्राफ्ट के लिए, वो उसमें से 2 सेंटर हमारे कठुआ में है, एक डिंगाम में, एक बिलावर में। तो इनका काम चल रहा है, 3-3 करोड़ के ये सेंटर बन रहे हैं। इसके अलावा बसोली के अंदर का हैंडलूम का सेंटर बन रहा है, जिसके लिए तकरीबन 3 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया है। इसके अलावा ये 5 साल पहले हमें बसोली के अंदर एक वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी सैंक्शन हुई थी, जो बड़ा एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, जिसमें खेलों को बढ़ावा मिलेगा, उसके साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये ज़मीन की हैसल की वजह से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, लेकिन 1 साल पहले हमने ये एलजी साहब को रिक्वेस्ट करी और उनका आशीर्वाद से उनका इंटरवेंशन हुआ और ज़मीन भी उसके लिए मुहैया कराई गई। अभी आज वो सेंटर बन रहा है, तकरीबन उसका 70-75% जो है काम हो गया है। तो जब ये बन जाएगा सेंटर तो स्पोर्ट्स को भी बल मिलेगा, वाटर स्पोर्ट्स को, जो पोटेंशियल है रंजीत सागर डैम की, और वहाँ पर टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एक और हैंडीक्राफ्ट सेंटर जो है बसोली में सैंक्शन हुआ है 3 करोड़ रुपए का, हैंडलूम का सेंटर, उसका भी काम चल रहा है। हमारे जो बसोली के जो पहचान है पश्मीना और बसोली पेंटिंग, ये दोनों सेंटर बाहर काम कर रहे थे। अभी इन दोनों सेंटरों को हम वापस मेरे ख्याल 30-35 साल के बाद वापस लाए हैं। एक पलाई के अंदर महादेरा के पास हैंडलूम का जो टेम्परेरी सेंटर जो है वो मोबाइल सेंटर फंक्शन कर रहा है अभी, और दूसरा नगरोटा के अंदर पेंटिंग का सेंटर काम कर रहा है। और इसके लिए हम जो परमानेंट बिल्डिंग है बटाड़ा के अंदर, जो बसोली रूरल पंचायत का हिस्सा है, वहाँ पर दोनों के लिए ज़मीन मुहैया कराई गई है। वहाँ 2 सेंटर 3-3 करोड़ रुपए के कम्प्लेक्स बनने हैं, तो वहाँ ये परमानेंट शिफ्ट होंगे। इसके अलावा एक हमने पहाड़ी क्षेत्र के लिए, या पिछले दिनों हमारी केंद्र की शोभा करंदलाजे जी आई थी, केंद्र राज्य मंत्री, तो उनके सामने एक बात रखी थी कि थोड़ा जो कठुआ का हिल क्षेत्र है उसकी क्लाइमेट भी, कठुआ एक ऐसा जिला है कि जिसमें हर तरह की क्लाइमेट पाई जाती है, कॉन्टिनेंट की तरह। हाँ, एक तरह से ऊपर की तरफ आप देखो तो वहाँ बर्फ, जो हमारे बनी और लोहाई मलार के एरिया हैं तो स्नो फॉल एरिया हैं, और उसके नीचे जो सेमी हिली जो क्षेत्र है बिलावर बसोली का वो है, उसके नीचे कंडी का क्षेत्र है, उसके बाद अंधड़ जो प्लेन एरिया है, फिर वाटर एरिया। तो हर तरह का टैरन है, टोपोग्राफी टैरन जो है हमारे यहाँ है। तो जो हालांकि एक कृषि विज्ञान केंद्र कठुआ में है, लेकिन वो केटर फार नहीं कर रहा था ऊपर की रिक्वायरमेंट, तो एक और को कृषि विज्ञान केंद्र है वो हिल क्षेत्र को दिया गया है, जो बसोली के पास जो है वो बन रहा है। और जब वो क्षेत्र जब ये केंद्र बन जाएगा तो उससे बड़ा जो कृषि का जो क्षेत्र है उसको बड़ा बल मिलेगा। जो अगल बगल की 10-15 पंचायतें हैं उनके लोगों को फ़ायदा होगा, वहाँ नए स्टार्टअप लगेंगे, लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी फूड प्रोसेसिंग में, वहाँ पर मशरूम में, पोल्ट्री में, हार्टिकल्चर में, और एरोमेटिक जो क्रॉप्स और मेडिसिनल प्लांट की भी उस क्षेत्र में बड़ी पोटेंशियल है। तो मंकी मेंस वगैरह को रोकने में भी इससे जो है वो सहायता होगी, क्रॉप पैटर्न चेंज होगा। तो ये भी एक उपलब्धि है। इसके अलावा बनी के अंदर एक वहाँ पर बड़े समय से डिमांड भी थी, और उस क्षेत्र के लिए बड़ा यूजफुल प्रोजेक्ट एक मिला है, पोटैटो फार्म। उसके लिए 112 कनाल जगह जो है वो गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र कर दी है। इसके लिए मैं अभी 3 दिन पहले ही जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के, उनसे मिला था और उनको बताया कि इसके लिए जल्दी से फंडिंग का दी जाए ताकि ये सेंटर इस्टेब्लिश हो। तो इस तरह से टूरिज़्म की अगर बात करें तो इस समय कम से कम 10 करोड़ रुपए के जो है प्रोजेक्ट हमारे कठुआ ज़िला के अंदर चल रहे हैं, और 8 हमारे जो डेस्टिनेशन हैं वो टूरिस्ट विलेज जो हैं वो घोषित हुए हैं।
जैसे जसरोटा माता है, बाला सुंदरी है, सुकराला है, उसके अलावा बसोली, हमारा जो मशेडी और बनी और जो सरथल का एरिया है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और इनका भी आने वाले समय में इसके लिए एक व्यापक प्रोजेक्ट हमने बनाया है ताकि इन क्षेत्रों की डेवलपमेंट हो और यहाँ पर जो है जिस तरह से सड़कें कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी तो एक सर्किट एक और हाईवे जो है मैं बताना चाहता हूँ वो डोडा से भद्रवाह से चंबा को जोड़ेगा। तो ये जो पठानकोट से डलहौजी, डलहौजी से चंबा, चंबा से भद्रवाह, भद्रवाह से बनी, बसोली और कठुआ, तो ये एक सर्किट बनेगी टूरिज़्म की। हम कोशिश कर रहे हैं कि बीच में जिस तरह से बसोली और महानपुर के बीच में जो कनेक्टिविटी है अभी वो सड़क जो है वो बड़ी तंग है, तो उसको भी बेहतर वाइडनिंग करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में जब हाईवे आएगा तो और कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी। तो जो पूरे ज़िले के अंदर कनेक्टिविटी बेहतर होने से, कम्युनिकेशन बेहतर होने से लोग जो हैं वो ज़िले हेडक्वार्टर में जो सुविधाएं हैं उनका भी फ़ायदा उठा पाएंगे और जो है इसमें लोकल लोगों को भी फ़ायदा होगा, रोज़गार में भी बढ़ोतरी होएगी और जो है एरिया भी समृद्ध हो, इसके लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बाकी ये थी जर्नी कैसे कर्नल महान सिंह जी ने अपने बचपन से लेके किस तरह से बिना चप्पल के जाया करते थे, किस तरह से दिए जला जला के पढ़े हैं और किस तरह से आज जम्मू की अपनी कोठी में बैठे हैं और वैसे ही मकान उन्होंने अपने बसोली में बना रखा है। मतलब देख रहे हो कि कहाँ से लेके कहाँ तक की जर्नी में क्या क्या एफर्ट्स लगाने पड़े। अगर आप इस स्टोरी से इंस्पायर हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इसी तरह की और अच्छी स्टोरी के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद।